दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कार्यक्रम में हम बात किए थे मांगलिक दोष के विषय में। हम यह देखे थे कि जब भी मंगल देव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में होते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। इसी प्रकार से यदि चंद्र देव से भी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में हो तो फिर भी मांगलिक दोष बनता है। हमारे बीच में 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो मांगलिक हैं। हम हर 100 में से 80 से 85% लोग मांगलिक हैं। तो यह कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मांगलिक दोष की वजह से कौन सा पुरुष या स्त्री विधवा या विधुर या तलाक की स्थिति आएगी या उसे वैवाहिक सुख प्राप्त न हो। यह चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कुंडली देखते समय, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। देखिए, हम 2, 4, 5 एपिसोड पहले कार्यक्रम बनाए थे शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। उसमें हम एक विषय के ऊपर चर्चा किए थे कि गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। चंद्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो पापक ग्रह के साथ होते हैं तो उनमें पाप प्रभाव आ जाता है, नहीं तो वह सामान्यतः शुभ ही होते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, ये 5 ग्रह क्रूर और पापी होते हैं। क्रूर के अंतर्गत सूर्य और मंगल को लिए थे और पापक ग्रह के अंतर्गत, पापी ग्रह के अंतर्गत शनि, राहु और केतु को लिया गया था। ठीक है। अब देखिए, मंगल देव जब प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में होंगे तो मांगलिक दोष बनेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में मंगल देव के साथ शनि देव आ जाए तो वह 2 गुना का मांगलिक हो गया। मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति मांगलिक हो गया, चाहे कुंडली किसी भी नंबर से चालू हो, 1 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, 12 नंबर से, व्यक्ति मांगलिक है। यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल देव बैठे हैं मतलब वह मांगलिक है। लेकिन इन्हीं भाव में यदि शनि देव भी आके बैठ जाए तो मांगलिक दोष जो है वो 1 गुना की जगह 2 गुना हो गया। अब यह मांगलिक दोष का प्रभाव कहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। यदि उन्हीं भाव में सूर्य भी आकर बैठ जाए तो अब यह मांगलिक दोष 3 गुना हो गया। अब यह मांगलिक दोष का और कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि साथ में राहु और केतु भी आकर बैठ जाए, राहु लिख दिया, केतु, राहु और केतु भी आकर बैठ जाए, अब यह मांगलिक दोष और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। मतलब आपको यह साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना है मंगल दोष तो मंगल ग्रह तो बैठे हुए हैं जिसके कारण मांगलिक दोष बन रहा है, लेकिन मंगल ग्रह के साथ उन्हीं भावों में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में और कितने पापक और क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, इसके अनुसार ही आप मांगलिक दोष का निर्णय लेवें। जैसे जैसे इन्हीं 5 भावों में क्रूर ग्रह तथा पापी ग्रहों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वह मांगलिक दोष का प्रभाव भी ज्यादा होते जाएगा और उस चीज का कमिटमेंट, विधवा होने का, विधुर होने का, तलाक होने का, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुख न मिलने का, वह प्रॉमिस और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है। और भी क्या कंडीशन देखा जा सकता है, इन्हीं भाव में या 5 ग्रह हो लेकिन वो नीच के हो जाए। हो सकता है कि यहां पर 1 नंबर लिखा हो तो शनि देव का दुष्प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा। मंगल देव 4 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, सूर्य देव 1 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, 7 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। यदि वहां पर सूर्य देव बैठे हैं और साथ ही साथ नीच के हो जाए तो बुरा प्रभाव और भी ज्यादा देंगे। यह सब वह स्थिति है जहां पर से हम मांगलिक दोष 1 गुना है, 2 गुना है कि 4 गुना है कि 5 गुना है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं।
और यही वह वास्तविक घटनाक्रम है जिसे हर एक ज्योतिष के संबंध में काम करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि वो व्यक्ति फाइनली कितना मांगलिक है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर कितने शुभ अशुभ ग्रह को दृष्टि है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, विवाह के कारक की क्या स्थिति है। लेकिन चूंकि जब हम विवाह के विषय में बात करेंगे तो मैं उस विषय में भी विस्तृत से विस्तार पूर्वक वहां पर आपके साथ विषय के ऊपर चर्चा करूंगा और इसी टॉपिक को वहां पर फिर से उठाकर लेकर आऊंगा। लेकिन चूंकि फिलहाल अपन मांगलिक दोष को देख रहे हैं तो मांगलिक दोष के संदर्भ में इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा परिस्थिति है जहां पर वाकई यह मांगलिक दोष उस दुष्प्रभाव को, विधवा होने को, विधुर होने को या तलाक की स्थिति को कमिट करने की स्थिति में लेकर आता है और जीवन में वो घटनाएं घटती हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में देखिए, पहले कार्यक्रम में हम यह आइडेंटिफाई किए कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। दूसरे कार्यक्रम में हम यह आइडेंटिफाई आज करना सीख गए कि मांगलिक 1 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है कि 5 गुना है। तीसरे कार्यक्रम में हम यह देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि व्यक्ति मांगलिक तो दिखाई देगा, व्यक्ति मांगलिक तो दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर मांगलिक होने का दोष जो है 80% 90% तक समाप्त हो जाए। यह हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। और उसके अगले कार्यक्रम में यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उस दोष का संपूर्ण निवारण कैसे किया जाए। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब समय है दोस्तों टिप ऑफ द डे का। हम पिछले कार्यक्रम में फोटो फ्रेम के विषय में बात किए थे कि आपको फोटो फ्रेम अपने परिवार का या अपना फोटो हर हमेशा उत्तर या पूर्व के दीवार में, आइदर नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में या दीवार में आपको लगाना है। आज एक छोटी सी चीज समझिए, हम फोटो खिंचाते हैं, उस फोटो में हमारा हाथ, दोनों तरफ का हाथ, सपोज मेरा एक फोटो में खिंचाया उसमें भी मेरा दोनों हाथ दिख रहा है, वहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम फ्रेम कराने जाते हैं और यदि उसमें 4-6 लोगों की फोटो है तो उसमें कोई ना कोई एक आदमी ऐसा जरूर होता है जिसका सिर फोटो फ्रेम के बॉर्डर के नाम से कट जाता है या हाथ दब जाता है उस फ्रेम में। वैसी फोटो कभी भी अपने दीवार में नहीं लगानी चाहिए। मैं एक सज्जन के घर गया था, उनके बाएं हाथ में हर हमेशा दर्द होता था। मैं इसी इत्तेफाक से उनके यहाँ घूमते हुए पहुंचा और वो फोटो देख के मैं उनको बोला कि आपके बाएं हाथ में दर्द होता है। वो बोले हाँ होता है और मैं इसका इलाज भी करा रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं उनसे तुरंत निवेदन किया कि आप अपनी इस फोटो फ्रेम को यहाँ से निकाल दीजिए और धीरे धीरे उनका वह प्रॉब्लम बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। जब कभी भी फोटो फ्रेम कराएं तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपका कोई हाथ कटा हुआ या सिर कटा हुआ चीज़ को फ्रेम करके अपने दीवार में न टांगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। आने वाले कार्यक्रम में इसी मांगलिक दोष के विषय को मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।